हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग वैट इग्नाइटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी सिस्टोडल ड्रग्स के बारे में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अभी जो हमने कवर कर लिया है, एक पार्ट हमने कवर कर लिया एंटी एलिमेंटिक ड्रग्स का, और ये सेकंड पार्ट है हमारा एंटी सिस्टोडल ड्रग्स। तो एंटी सिस्टोडल ड्रग्स का दूसरा नाम है एंटी टेपवर्म ड्रग्स। एंटी टेपवर्म ड्रग। एंटी टेपवर्म ड्रग के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमें ये कैसे काम करते हैं, तो ये या तो टीनिया फ्यूज एक्शन शो करते हैं, टीनिया फ्यूज, या फिर टीनीसाइडल एक्शन शो करते हैं। तो व्हाट इज टीनिया फ्यूज एंड टीनीसाइडल? टीनियासाइडल मतलब होता है कि किसी टेपवर्म को किल कर देना इन सिटू, तो उसको बोलते हैं हम टीनियासाइडल। साइडल मतलब किलिंग। टीनिया फ्यूज मतलब होता है कोई भी टेपवर्म जो है उसका एक्सपेल्शन करा देना, मतलब बॉडी से, तो उसको बोलेंगे टीनिया फ्यूज कंडीशन। तो व्हाट आर टीनिया फ्यूज ड्रग? एजेंट विच कॉज और फैसिलिटेट टेपवर्म एक्सपल्सन। गला थोड़ा ठीक नहीं है तो थोड़ा आवाज चेंज आएगा। तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो इसका बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमें दो टाइप्स के ड्रग्स पढ़ने हैं। एक होते हैं सिंथेटिक एंटीसिस्टोडल कंपाउंड्स, सिंथेटिक एंटीसिस्टोडल कंपाउंड्स, और एक होगा नेचुरल। ठीक है, तो हम पहला सिंथेटिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि सिंथेटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सिंथेटिक के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप आता है उसका नाम है आइसोक्विनोलोन्स। पूरे सारे ड्रग्स में बस इसी को याद कर लो और पूरा चैप्टर खत्म, पूरा टॉपिक मतलब बस आइसोक्विनोलोन्स पे ही फोकस करना। ठीक है, इसके अंदर आता है प्राजिक्विंटल, जो कि बहुत कॉमर्शियली अवेलेबल है, और यही वाला याद रखना है हमें। ठीक है, प्राजिक्विंटल और एप्सीप्रेंटल। प्राजिक्विंटल एप्सीप्रेंटल। जो दूसरा जो है वो आता है सैलिसाइलिनिड्स। सैलिसाइलिनिड्स में क्या होता है, इसके अंदर निक्लोसामाइड आता है। ये पहले 1970s में यूज होता था, अभी कम यूज होता है। थर्ड जो है वो है सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, जो हमने वहां पर भी पढ़े थे लास्ट टाइम। तो उसके अंदर आ जाता है डाइक्लोरोफेन, नाइट्रोस्केनेट और बिथियोनॉल। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो है बेंजीमिडाजोल। अभी भी नहीं सीख पाई हूँ। बेंजीमिडाजोल, बेंजीमिडाजोल एंड प्रोबेंजीमिडाजोल जो होते हैं, BZD लिख दे रही हूँ मैं। तो इसके अंदर क्या था, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, जो लास्ट वीडियो में बताया है, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल। ठीक है, और प्रो के अंदर आ जाता है फिबेंटल, ठीक है, नाइट्रोबिमिन एक्सेट्रा। अब जो हमारा मिसलेनियस फिफ्थ है, मिसलेनियस। ठीक है, फिफ्थ है मिसलेनियस ग्रुप, जिसके अंदर आ जाता है ब्यूनामाइडीन, रेसोरेंटल, ठीक है, एंड यूरिडोफॉस। ये हमारे हो गए सारे के सारे सिंथेटिक। सिंथेटिक में आइसोक्विनोलोन्स, सैलिसाइक्लिनेट्स, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स और बेंजीमिडाजोल और मिसलेनियस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेचुरल पे। तो जो हमारा जो अगला ग्रुप होता है वो होता है नेचुरल का। नेचुरल एंटीसिस्टोडल ड्रग्स कंपाउंड। ठीक है, तो नेचुरल के अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल के अंदर फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एंटीसिस्टोडल। तो उसके अंदर आता है राइजोम ऑफ मेल फर्न। ठीक है, और दूसरा आता है कमाला, और थर्ड आता है एरिकोलिन। एरिकोलिन बीटल नट को बोलते हैं मेनली, पता होगा तुम्हें। उसका साइंटिफिक नेम है एरिका कैटेचू। देखो, अब जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर आता है, नेचुरल जो इनऑर्गेनिक है उसके अंदर आता है टिन ऑक्साइड, टिन क्लोराइड,
और लेड आर्सेनेट। ठीक है, ये सारा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था वो था आइसोक्विनोलॉन्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है, आइसोक्विनोलॉन्स आइसोक्विनोलॉन्स जो होता है, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो वेरी इफेक्टिव ग्रुप ऑफ एंटीसिस्टोडल ड्रग्स, जितने भी एंटीसिस्टोडल ग्रुप है सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये क्या है। तो ये जो है ये सेस्टोसाइड है, मतलब जो मैं बता रही थी कि सेस्टोसाइड ही बोल सकते हैं या फिर टीनियासाइड भी बोल सकते हैं, मतलब जो कि किल करेगा। ठीक है, अब इसमें हमें दो पढ़ने हैं। दो क्या क्या पढ़ने हैं, एक प्राजिक्विंटल और एक पढ़ना है हमें एप्सीप्रांटल। ठीक है, तो प्राजिक्विंटल जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, जो कि ऐसा नहीं कि सिस्टोडल तक ही काम करे और बाकी और उस पर भी काम करेगा। जैसे कि ये एंटी सिस्टोडल भी है और ये एंटी ट्रिमेटोडल भी है। ट्रिमेटोड मतलब फ्लूक्स पे काम करेगा जो। ठीक है, तो ये दोनों पे काम कर रहा होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो वैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन माना जाता है कि एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता, बट सजेस्ट ये किया जाता है कि ये कैल्शियम आयंस को, कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयरिंग विद रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। अब बताओ, जब रेगुलेशन जो है वो इंटरफेयर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो कॉज इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा किसका, कैल्शियम का। कॉज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अभी क्या होता है जब इन्फ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंट्रासेलुलर स्पेस में, इंट्रासेलुलर एरिया में कैल्शियम हाई अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पास्टिक पैरालिसिस अल्टीमेटली। ठीक है, पहला तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा, जिसकी वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस हो गई। तो जो मेम्ब्रेन से लगे हुए होंगे टेपवर्म, वो क्या करेंगे, वो ऐसे नीचे गिर जाएंगे जब पैरालिसिस हो जाएगी। तो अभी क्या होता है, ये माना जाता है कि जो प्राजिक्विंटल होता है ये प्रोड्यूस करता है इरिवर्सिबल, जो भी आए, जो भी चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। फोकल वैक्यूलाइजेशन हो जाता है और जो उनकी इंटीग्यूमेंट्स होती है उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं ये। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब हमें क्या है, ये कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। कि कंबाइन इफेक्ट कैसे हुआ कि एक तो हमें पैरालिसिस तो मिल ही रही है, स्पास्टिक पैरालिसिस जो हुई, उसके साथ साथ इंटीग्यूमेंट्स का भी डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा टेपवर्म कभी भी फीसिस में नहीं निकलता, बहुत रेयर ही निकलता है, पार्शियल ही निकलता है डाइजेस्ट होके। हमेशा क्या होता है कि पार्शियल डाइजेशन हो जाता है उसका जीआईटी के अंदर ही, उसके बाद बाहर आता है। ठीक है, तो हमें पूरा कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। और उसके जो हमें मिलेंगे वो भी फ्रेगमेंट्स होंगे, पार्शियली डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स। तो अब ये जो प्राजिक्विंटल वगैरह होता है इसका यूज कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो देखो डाइफाइलिडियम कैनाइनम जो है, डाइफाइलिडियम कैनाइनम उसमें यूज होगा। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में, टीनिया के ट्रीटमेंट में, मिसिस्टोसिरस कंडीशंस में, मिसिस्टोसिरस कह रही हूँ, मीजोसिस्टोइडिस कंडीशंस में, और इकाइनोकोकस स्पीसीज की कंडीशन में। ठीक है, इन सब में यूज होता है। और माना जाता है कि ह्यूमंस में भी इसका इनटेक होता है। तो ह्यूमन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये सिस्टोसोमियासिस के कंडीशंस में, है ना। ठीक है, जो कि एक ट्रिमेटोड है, फ्लूकवर्म है। ठीक है,
अभी आ जाते हैं हम कि जो प्राजिक्विंटल है अगर उसको देखें तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है। जो प्राजिक्विंटल होता है तो फर्स्ट पास तो जितनी उसकी अवेलेबिलिटी होगी उतनी नहीं दे पाएगा जितना हमने डोज दिया है, क्योंकि इसका फर्स्ट पास में सब मेटाबॉलिज्म होता है। अब ऐसा माना जाता है कि जब भी मतलब प्राजिक्विंटल का मेटाबोलाइजेशन होगा बाद में, तो वो जो है वो मेटाबोलाइज होता है साइटोक्रोम P450 के थ्रू। किसके? साइटोक्रोम P450। और उसमें भी बेसिकली कौन सा एंजाइम? CYP3A4। ठीक है, इसके थ्रू, इस वाले एंजाइम के थ्रू। और ये एक्सक्रीट हो जाता है 70 से 80% तक यूरिन में। ठीक है, अब तो इसी वजह से अब इसका मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू होता है। तो जब भी हम ऐसा कोई ड्रग देंगे तो इसका ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं। तो इसका ड्रग इंटरेक्शन क्या कहता है? जैसे कि सिमेटिडीन जो है, सिमेटिडीन, तो वो क्या है? वो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो जब ये अवेलेबल नहीं होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो अगर ये अवेलेबल, हमने सिमेटिडीन के साथ प्राजिक्विंटल दी, ठीक है, प्राजिक्विंटल सिमेटिडीन के साथ दी, तो ये इनहिबिटर है, तो इसका मेटाबॉलिज्म होने नहीं देगा, तो काफी लॉन्ग टाइम तक ये उस जगह पर प्रेजेंट होगा। तो इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ प्राजिक्विंटल। ठीक है, ये याद रखना, जो सिमेटिडीन है। अब दूसरे कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि जो कि जिनकी वजह से रैपिड मेटाबॉलिज्म हो जाता है प्राजिक्विंटल का। तो वो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? जैसे कि डेक्सामेथोनियम, ठीक है, स्टेरॉइड है, और फेनिटोइन और कार्बामेज़ेपाइन। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे इसको इंक्रीज करा देते हैं, इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और इसको पास आउट करा देते हैं इजीली। ठीक है, हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्सीप्रांटल के बारे में। तो एप्सीप्रांटल भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शो करेगा, एप्सीप्रांटल जो है। और बस इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है ये अडल्ट इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव शो करता है। पर अगर हम इसकी हाई डोज देंगे तो ये इमेच्योर को भी किल कर देता है। ठीक है, और इसका वाइड सेफ्टी ऑफ मार्जिन होता है सेम उसकी तरह। तो बस ध्यान रखना ये चीज़ इतना। तो हमारा फर्स्ट आइसोक्विनोलोन ग्रुप खत्म हो चुका है। तो हमारा सेकेंड ग्रुप था सैलिसाइक्लिनिड्स, सैलिसाइक्लिनिड्स। ठीक है, सैलिसाइक्लिनिड्स के अंदर हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है जिसका नाम है निक्लोसामाइड। तो जो निक्लोसामाइड है वो एक टीनियसाइड है। क्या है? टीनियसाइड, मतलब वो टेपवर्म को किल कर देगा। ठीक है, अभी जो हम देखेंगे कि ये जो था ये 1960 से 1980s में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था कैनाइन और फेलाइन के सिस्टोड्स को किल करने के लिए। ठीक है, किलिंग या फिर कंट्रोल के लिए। बट अभी ये यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टेरॉयडल ड्रग्स आ चुके हैं मार्केट में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इतने सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं कि जिसकी वजह से अब इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, निक्लोसामाइड का। बस इतना ही ध्यान रखना। इसका जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहता है, मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट माना जाता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनिबिट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनिबिट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरी चीज़ जो इंटरफेयर करता है, ये इंटरफेयर विद एनारोबिक जनरेशन ऑफ एटीपी। जब हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बंद हो गया तो एटीपी जनरेट ऑब्वियसली एनारोबिक मेथड से होंगी, तो उसको भी बंद करा देता है, इंटरफेयर विद एनारोबिक जनरेशन ऑफ एटीपी, जिसकी वजह से जो ससेप्टेबल सेस्टोड्स है वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाता है और एटीपी भी जनरेट नहीं कर पाता है। ऐसा माना जाता है कि वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाएगा और एटीपी भी फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अब जितने भी जिनकी भी डेथ होती है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं जीआईटी के अंदर। ठीक है,
और तो इनको अगर फीसिस में देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है इनको फाइंड करना, नहीं पाया जा सकता। तो ये किस किस के लिए होता है, ये इसका जो यूज है निक्लोसामाइड का डाइफाइलिडियम कैनाइनम के लिए, टीनिया के लिए, एकाइनोकोकस है ना जो डॉग और कैट में है, ठीक है, और मोनीजिया के लिए है ना, कैटल गोट शीप इन सब में, और इंटेस्टाइनल फ्लूक्स के लिए भी, ठीक है। इंटेस्टाइनल फ्लूक कौन सा होता था, पारएम्फिस्टोम, ठीक है, रूमिनेंट्स में। तो इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं थर्ड ड्रग पे, थर्ड क्लास पे, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के अंदर हमें देखना है डाइक्लोरोफैन। डाइक्लोरोफैन के अंदर क्या है, देखो इन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब बाकी अवयवों का सेम सा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को बस, देखो ये जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्या होता है, ये अनकपलिंग कर देता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन पैरासिटिक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बस इतना ही, जिसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी इन ससेप्टेबल टेपवॉर्म, ठीक है। हाँ, अब जब ये फीसेस में आएगा तो इसको भी नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि ये किल करता है और फिर डाइजेस्ट कर देता है, फिर एलिमिनेट कर देता है बॉडी से, ठीक है। ये जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, डाइक्लोरोफेन जो होता है सिर्फ इतने पे ही काम करेगा। और माना जाता है कि ओकेजनली कभी कभी फंजीसाइड की भी तरह काम कर लेता है, और एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम कर लेता है, और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम कर लेता है, ठीक है, और एंटहेलमिंथिक की तरह भी काम कर लेता है, ठीक है, डाइक्लोरफेन। अब आ जाते हैं हम नाइट्रो। अब ये कहोगे कि ये तो तुमने बोला था नैरो स्पेक्ट्रम है, मैंने बोला ओकेशनली, कभी कभी, हमेशा नहीं करता, इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम ही है जो है वो है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है इसी के अंदर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के अंदर, वो है नाइट्रोस्केनेट। इसको कंफ्यूज मत करना निक्लोसामाइड के साथ, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमेशा जो है डॉग्स के लिए मेनली प्रेफर किया जाता है, जितने भी कैनाइन एस्टोड्स के केस आते हैं और नेमेटोड्स के केस जब आते हैं तो नाइट्रोस्केनेट्स प्रोवाइड किया जाता है, बट हम मतलब मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं फेलाइन पैरासाइट्स के लिए, फेलाइन के केस में नहीं देते हैं। अच्छा, मैंने एक बात नहीं बताई थी तुम्हें, एक सेकंड पीछे आ जाओ। जो हमारा ये था प्राजिक्विंटल, प्राजिक्विंटल जो है वो कुली ब्रीड में कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया जाता है, ध्यान रखना, कुली ब्रीड में। और आइवरमेक्टिन किस में था, ओ सॉरी, आइवरमेक्टिन था कुली ब्रीड में, और ये हाउंड में, हाउंड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। तो हमारे क्या चल रहा था, नाइट्रोस्केनेट। नाइट्रोस्केनेट का जो यूज है वो टॉक्सोकेरा कैनिस के लिए, टॉक्सोकेरा कैनिस, टॉक्स एस्केरिस, लियोलेना, ठीक है, और एनकाइलोस्टोमा कैनाइनम, डाइफाइलिडियम, इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका जो सेफ्टी मार्जिन होता है वो 40 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू इसका जो भी रिकमेंडेड डोज होता है, तो उससे 40 टाइम्स ज़्यादा भी दोगे तो भी इसका कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको कभी भी ओरल या फिर मल्टीपल डोज देना है तो इसको तोड़ के नहीं देना है कभी भी, क्योंकि एक इरिटेंट की तरह होता है, तो कभी भी टैबलेट को हमें तोड़ना नहीं है, ना ही क्रश करना है। टैबलेट शुड नॉट बी ब्रोकन और क्रश, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बिथियोनॉल के केस। बिथियोनॉल, बिथियोनॉल भी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, और एंट हेलमिंथिक प्रॉपर्टी रखता है, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ ग्रुप, बेंजी मिडाजोल। देखो बेंजीमिडाजोल के बारे में मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, वैसे दोबारा बता देती हूँ कि इसके अंदर एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ठीक है, ऑक्सीबेंडाजोल, ये सारे, और फेबेंटल, ठीक है, और
निटोबिमिन ये प्रोड्रग है। तो ये जितने भी हैं ये बेंजीमिडाजोल ग्रुप से होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी सिंपल होता है कि ये डीपोलिमराइजेशन करते हैं किसका, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, और प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन। मेन काम जो है वो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करना है। जो अल्फा, जब भी हम ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होता है तो उसमें अल्फा और बीटा ट्यूब्यूल होते हैं दो, जो कि बाइंड करके डाइमर बनाते हैं और उससे एक माइक्रोट्यूब्यूल्स की चेन बनती है और उससे माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है। तो ये बीटा स्ट्रक्चर से बाइंड कर जाते हैं और अल्फा बीटा डाइमर नहीं फॉर्म होने देते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन, और ये फ्यूमरेट रिडक्टेज एंजाइम को भी काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पॉलीमराइजेशन को इनिबिट कर देंगे और फ्यूमरेट रिडक्टेज को भी काम नहीं करने देंगे, ठीक है। ये सारे आ गए और हम बात कर लेते हैं अब जो फिफ्थ ग्रुप है हमारा, मिसलेनियस। मिसलेनियस ग्रुप की जब भी हम बात करेंगे तो उसके अंदर था ब्यूनामिडीन। ब्यूनामिडीन जो है वो दो फॉर्म्स में आता है, एक हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में जो कि डॉग और कैट में प्रेफर किया जाता है, और एक आता है हाइड्रोक्सी नेप्थोलेट के फॉर्म में, तो जो कि शीप और गोट में प्रेफर किया जाता है। दोनों ही सॉल्ट जो होते हैं वो टीनियासाइड नेचर के होते हैं ब्यूनामिडीन के, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है माना जाता है कि ये ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करा देता है, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन ससेप्टेबल वॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि इकाइनोकोकस के लिए ये दिया जाता है और टाइफाइलिडियम कैनाइनम दोनों डॉग्स के अंदर है, उनके केस में दिया जाता है। अब ब्यूनामिडीन के बाद और भी कुछ थे, रोजेंटल। रोजेंटल जो है र्यूमन फ्लूक्स के लिए भी प्रेफर किया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्योंकि, तो ये पारेम्फिस्टोम्स के लिए दिया जाता है और मोनेजिया के लिए भी दिया जाता है, और ये थाइसेनेशिया के लिए भी दिया जाता है, ठीक है, और एविटलाइना के लिए भी दिया जाता है, जितने भी र्यूमिनल फ्लूक्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारे नेचुरल कंपाउंड्स पर। किस पर आ गए, नेचुरल कंपाउंड्स। तो जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली टीनिया फ्यूज नेचर के होते हैं। क्या, टीनिया फ्यूज मतलब बॉडी से एक्सपेल करा देंगे, उनको हटा देंगे, और इनके साथ इनका जो नेचर होता है लेग्जेटिव और परगेटिव नेचर भी होता है, ठीक है। और इन्हें कभी कभी लेग्जेटिव और परगेटिव इनके साथ दी जाती हैं जिससे ये एक्सपेल कर सकें उस जो भी पैरालाइज्ड वॉर्म है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो है मेल फर्न, ठीक है। मेल फर्न, मेल फर्न का जो नाम है एस्पेडियम है, एस्पेडियम। तो ये जो होता है ये किससे मिलता है, ये राइजोबियम ऑफ मेल फर्न से मिलता है, और उस फर्न का नाम है ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स, ठीक है, उससे मिलता है। अब ये कैसे काम करता है, तो ये जो है ये एक्ट बाय कॉजिंग ट्रांजिएंट पैरालिसिस, ट्रांजिएंट पैरालिसिस ऑफ जीआई टेपवर्म्स, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये जो है ट्रांजिएंट पैरालिसिस कॉज करा देगा, और इनके साथ साथ MgSO4 भी दिया जाता है सलाइन परगेटिव की तौर पे, जिससे ये जो है पास आउट हो जाएं, बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएं, ठीक है। तो MgSO4 भी प्रेफर करेंगे, और कभी कभी एंटी इमेटिक एजेंट्स भी दे देते हैं क्योंकि इनकी वजह से वॉमिटिंग और नॉसिया कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो इसी वजह से ये सब भी दे देते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड है, सेकंड ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सेकंड है कमाला। कमाला, कमाला का दूसरा नाम है रॉटलेरा, ठीक है। ये जो है ये ऑब्टेन होता है हेयर एंड ग्लैंड्स covering fruit of plant mallotus,
आई हैव नेवर सीन दिस प्लांट, ठीक है, गूगल करके देख लेना एक बार। मेलोटस फिलिपिन्स कुछ ऐसा करके नाम है, कमाला, तो उससे मिलता है। ये भी एक टीनिया फ्यूज प्रॉपर्टी रखता है। ये क्या करता है, ये इनिशियल स्टेट में तो स्टिमुलेशन कॉज करता है और फिर उसके बाद पैरालिसिस कॉज करा देता है, ठीक है। पहले स्टिमुलेट करेगा, फिर उसके बाद पैरालिसिस कॉज करा देगा टेपवर्म्स का, ठीक है। तीसरा जो है वो है एरिकोलिन। एरिकोलिन जो कि हमें बीटल नट पता ही है, अरिका कैटचू, ठीक है। ये जो है इसके ड्राइड राइप सीड से मिलता है। तो इसका जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो ये कोलिनोमाइमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। कोलिनोमाइमेटिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करेगा, एकदम उसको एक्टिवेट करा देगा। और इसकी वजह से ट्रांजिएंट पैरालिसिस हो जाती है वॉर्म्स की। और फिर उसके बाद क्या होता है, देखो पैरासिम्पैथेटिक है तो जीआई मोटिलिटी भी इंक्रीज हो गई होगी, तो उसको भी पास आउट करा देगा। नहीं कराएगा तो फिर तुम वो दे देना परगेटिव्स, ठीक है। अब ये हमारे हो गए ऑर्गेनिक वाले। तो इसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ कुछ रह गए हैं, जिसके बस नाम याद कर लो, कुछ नहीं है। टिन ऑक्साइड, टिन क्लोराइड और लेड आर्सेनाइड। ये जो तीनों हैं, ये तीनों को अगर तुम देखोगे तो ये तीनों के तीनों नैरो सेफ्टी ऑफ मार्जिन है, तो बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना। हमें जो याद रखना है बस वो एक के बारे में सबसे ज्यादा याद रखना है, जिसका नाम है प्राज़िक्विंटल, ठीक है। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। हमें सिर्फ प्राज़िक्विंटल पे ज़्यादा फोकस करना है। किस पे? प्राज़िक्विंटल, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें।